नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं जो कि आपके पीएफ से जुड़ी है। दरअसल सरकार ने पीएफ पर ब्याज दरों को मंजूरी दे दी है और इसे 8.25% पर ही बरकरार रखा है। तो इससे आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा, कब तक आपके पॉकेट में पैसा आएगा या आपके पीएफ खाते में सीधे ट्रांसफ़र होगा या क्या होगा, तो इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो कि हैं अश्विनी राणा जी, जो कि फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। सर, TV9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको भी जी बहुत सर। बहुत। तो पीएफ खाता धारकों के लिए सर खुशखबरी मिली है क्योंकि कल श्री मनसुख बाडिया जी ने घोषणा कर दी है कि इस बार भी हम ब्याज दरें 8.25 पर ही बरकरार रखेंगे। मतलब घटाया बढ़ाया तो नहीं गया है लेकिन घटाया भी नहीं गया है। और साथ ही ये भी संभावना जता दी गई है कि ये पैसा इसी महीने आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये खुशखबरी तो है पीएफ खाता धारकों के लिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए कि पीएफ जो मेंबर्स हैं पीएफओ के, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है जी कि जहां इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम है, बैंक में कम है, जी लेकिन उनके लिए जो बोर्ड है पीएफओ का, ट्रस्टीज का, उन्होंने और सरकार ने, क्योंकि बोर्ड में जो तय होता है वो फिर सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती जी है, तो लगातार 3 साल से 8.25% का ब्याज उनको दे रहे हैं। जी तो एक बहुत बड़ा उनके लिए जिसे कहना राहत भी है, और बहुत जी अच्छा उनके लिए कि फैसला भाई है। इतना इंटरेस्ट उनको सिक्योर्ड है उनका, जी और वो उनको मिल रहा है और समय पर मिल रहा है। और जी जून में जैसे आज मीटिंग हुई है अभी, तो जून के अंत तक ये पैसा उनके जो खाते हैं ईपीएफओ के, उसमें पैसा क्रेडिट हो जाएगा। जी जी सर, ये तो खुशी की बात है ही। और सर, जहाँ तक बात है कि 8.25 जो परसेंटेज है, जैसा कि आपने भी कहा कि 3 साल से बरकरार है। हालांकि ग्लोबल लेवल पर कई समस्याएं चल रही थी, महंगाई भी है, गैस के दाम बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए। लेकिन ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि हो सकता है ईपीएफओ इस बार ब्याज दरें कुछ घटा दे, लेकिन ईपीएफओ ने ऐसा नहीं किया। तो इसे राहत के तौर पर ही देखा जा रहा है, राहत की बात है। तो सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो ब्याज निर्धारण की गणना होती है, ये ईपीएफओ कैसे करता है? देखिए कि अब उसके पूरी मैकेनिज्म है उनका कि कितने फंड्स हैं उनके, जी जो कि जहां वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे क्या इनकम हुई है। जी बस लगभग उनका जो 85% है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंकों के एफडी में जी और इस तरह के, यानी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में जाता है वो पैसा, और 15% जाता है मार्केट में, जो जी शेयर मार्केट इक्विटी में लगता है। जी तो उससे जो कमाई होती है उसमें से जो ईपीएफओ के खर्चे हैं वो निकाल कर जी वो पैसा उनको जो है ब्याज के रूप में दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, आज इतने करोड़ उसके मेंबर हैं, अच्छा पैसा है, तो अच्छी कमाई होती है। और जी उसको जो है मेंबर्स को उनकी जो पैसा है उसके ऊपर वो ब्याज हर साल जो है, लेकिन ये है कि हर साल डिसाइड होगा कि जी कितना मिलेगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि 3 साल से लगातार एक ही रेट जी उन्होंने रखा हुआ है। जी लगातार, जैसा कि आप ग्राफिक्स पे, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि ब्याज दरें जो है कैसे कैसे बदली हैं। और मैं पीसीआर को कहूँगा भी कि वो ग्राफिक्स दिखाएं दोबारा से। तो सर, ये कैसे कैसे निर्धारण होता है, जरा देख भी लेते हैं ग्राफिक्स में। और सर, इसका फ़ायदा आपको कैसे मिलता है, थोड़ा उसको डिटेल में आम भाषा में समझा दीजिए सर। जी देखिए सर। क्या है कि जो आपका पैसा है फंड में, जी हर महीने का जो बैलेंस है लास्ट में, उसके जी ऊपर ये कैलकुलेशन होती है, और उसको कुल मिलाकर जो पैसा आपका हर महीने का, उसके जी ऊपर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाकर, और जी जो है वो लास्ट में इसको आपको आपके खाते में क्रेडिट दे दिया जाती। कंपाउंड रेट आपसे मिलता है कि इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जी एक बहुत बड़ा लाभ उसके अंदर मेंबर्स को मिलता है, जी तो सर, और ये उसके लाभ ऊपर ये कोई जी टैक्स नहीं है। जी सर, बताइए। उसके ऊपर कोई टैक्स भी, इनकम टैक्स भी नहीं है, यानी जो आप कमाई कर रहे हैं इंटरेस्ट की, जी अदरवाइज आप सेविंग में या एफडी में जो इंटरेस्ट आपका अर्न होता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई टैक्स नहीं है। तो जी जितना भी इंटरेस्ट आप रिक्रूट करते हैं वो आपके खाते में जमा होता है, क्यूमुलेटिव होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और बिना टैक्स के ये आपको ब्याज मिलता है। जी सर, इसके कई फ़ायदे हैं। जैसा आपने बताया कि इंटरेस्ट ऊपर ब्याज भी मिलता है, कम्युलेटिव होता है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए, एक कल मेरी किसी से बात हो रही थी, मान लीजिए जो महंगाई का आलम है, लगातार वैश्विक स्थिति जो ख़राब चल रही थी, हालांकि अब तो ईरान ने समझौते की घोषणा कर दी, अमेरिका और ईरान दोनों ने, तो थोड़ा सा मामला ठंडा होता
दिख रहा है, लेकिन ऐसे में भी मान लीजिए मुझे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजना है, तो मैं ईपीएफ से क्या कितना पैसा निकाल सकता हूं, पहला तो ये। और दूसरा ये कि क्या अगले 2-3 महीने में ऐसा कुछ है कि मैं ईपीएफ से लिंक करके, मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि गाढ़ी कमाई होती है हमारी पीएफ में, और किसी इमरजेंसी में निकालने की सरकार ने सुविधा भी दी हुई है, तो क्या इसको मैं वहां यूज कर सकता हूं क्या? नहीं, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ कि 75% तक आप निकाल सकते हो। जी और अभी वो जो है ये सरकार जो है जी वो यूपीआई के थ्रू आप एटीएम से भी पैसा निकाल सकोगे। जी लेकिन बाकी चीजों के लिए, घर के लिए या जी स्टडी के लिए या हेल्थ के लिए 5 लाख रुपए तक की लिमिट है। जी लेकिन आप ये 75,000 जो है वो बिना बताए किसी कारण से भी आप निकाल सकते हैं। जी लेकिन मैं बार बार आपके शो पर यही कहता हूँ कि जी भाई, जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, आप जी ना निकालें। जी देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, जी यानी 8.25 है, वो कम्युलेटिव है। जी और अगर आपको कुछ पैसा चाहिए, मान लो एजुकेशन के लिए हम्म, चाहिए, तो एजुकेशन बैंक से लोन ले लीजिए ना आप। जी वहां पर रेट इंटरेस्ट कम भी हो सकता है, लेकिन और यहाँ आपका डिपॉजिट भी ये बना रहेगा। और वहां जी जो है आपको जो है पैसा देना है कब, जब बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी उसके बाद। जी तो इसलिए फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी पूरी जिन्हें छानबीन की, और क्या विकल्प है आपके पास। ये जी विकल्प तो है ही है, लेकिन ये लास्ट विकल्प होना चाहिए। मुझे लगता है कि सीधा ये नहीं कि कुछ भी जरूरत पड़ी आपने ईपीएफ पीएफ से निकाल लिया। जी पीएफ आपका जो रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी राहत का काम करता है, तो जी इसलिए उसको बार बार छेड़ना वो उचित नहीं है। अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये आपके रिटायरमेंट का बहुत बड़ा साथी है। और पुराने ज़माने में देखा भी जाता था कि लोग रिटायरमेंट के पैसों से बच्चों की शादी करते थे या घर खरीदते थे या कई सारे काम करते थे। हालांकि आजकल थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है, लोग जल्दी पैसे की लालच में जल्दी जल्दी यहाँ से निकाल के कभी शेयर मार्केट में लगा देते हैं, तो कभी कहीं लगा देते हैं और उसका नुकसान भी भरना पड़ता है। सर, ये तो हुई फ़ायदे की बात। अब एक मुद्दा जो गरमाया हुआ है पिछले 2-3 दिनों से कि ये रिटायर कर्मचारियों को लेकर एक हाई कोर्ट का फैसला आया, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये क्या था और इसको कैसे कैसे हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया? देखिए, मुझे लगता है कि वो जो फैसला है वो जो अनरजिस्टर्ड जी ट्रस्ट हैं जी उनके बारे में है। यानी कोई अगर ट्रस्ट था, वो रजिस्टर्ड था और वो अनरजिस्टर्ड हो गया, उसने अपना मतलब रिकॉग्निशन का जो स्टेटस था वो उसने विड्रॉ कर लिया, खत्म कर दिया। जी और उसने किसी जो रिटायर होने वाले कर्मचारी को पैसा दे दिया, तो ईपीएफओ ने उस कर्मचारी से पैसे की डिमांड की कि पैसा दीजिए। जी तो वो हाई कोर्ट ने भी फैसला सही दिया है कि वो कर्मचारी से वो जो है जी इस प्रकार से ईपीएफओ नहीं मांग सकता। क्योंकि क्या होता है कि एक जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जी उनको कुछ बेनिफिट होता है। तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो अपना ही ट्रस्ट बना लेती हैं। जी अगर वो ट्रस्ट नहीं है तो जो पैसा आपका पीएफ का कटेगा और पेंशन का कटेगा वो ईपीएफओ के पास जाता है। लेकिन यहाँ रजिस्टर्ड ट्रस्ट में ये होता है कि जो पीएफ का पैसा है उस ट्रस्ट में जाएगा और जी वो रजिस्टर्ड होगा। तो जी जो कर्मचारी है उसको उसके ऊपर इनकम टैक्स में उसको बेनिफिट होता है कि 1.5 लाख रुपए तक साल में अगर उसमें पैसा जमा हुआ है तो उसको उसके ऊपर इनकम टैक्स में 80C में उसको बेनिफिट मिलता है। जी लेकिन वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका उसको बेनिफिट नहीं मिलता। तो बहुत सारी कंपनीज कई बार ये करती हैं कि भाई वो मैनेज नहीं कर पा रही या वो उनके जो ट्रस्ट की वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं है, तो जी ईपीएफओ जो है उसका ट्रस्ट जो है समाप्त कर देता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को पैसा दिया गया कंपनी द्वारा, कंपनी जी के ट्रस्ट ने, जी और उस कंपनी ने ट्रस्ट जो है अपना अनरजिस्टर्ड करवा लिया, तो ईपीएफओ ने जो पैसा की डिमांड की कि भाई उसका पैसा था, वर्कर का पैसा था, जी वर्कर को दिया गया है, जी चाहे वो रजिस्ट्रेशन से पहले या रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन वापस करने के बाद मिला हो, लेकिन वो जस्टिफाइड उसका पैसा था। पीएफ के पैसे को आप वापस नहीं ले सकते। आप देखें कि किसी भी अगर एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, तो जी उसका जो पीएफ का पैसा, उसको कोई भी अधिकार नहीं रहता कंपनी को या किसी को भी कि वहां से वो कोई रिकवरी कर सके। जी तो इस तरह से हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया बिल्कुल ठीक दिया।
जी, क्योंकि सर ये आपकी मेहनत का पैसा है, आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा है और कंपनी को या सरकार को हक नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सैलरी से कटवा कटवा के जमा किया है और जिस पर आपको ईपीएफओ ब्याज दे रहा है। सर ये तो हुई इस मसले की बात। अब कई बार देखा जाता है कि मान लीजिए कुछ इमरजेंसी है तो वहाँ 3 शेयर होते हैं, एक तो एम्प्लॉय शेयर, एक एम्प्लॉयर शेयर और एक पेंशन फंड। लेकिन लोगों में कन्फ्यूजन होता है, वो कहते हैं जी मैंने 5 लाख के लिए अप्लाई किया लेकिन मेरे खाते में तो बस 2 ही लाख आए, जबकि मेरे पीएफ अकाउंट में 5 लाख पड़े थे। तो सर थोड़ा इसको बाइफरकेट कर दीजिए कि किस स्थिति में आपको पूरा पैसा मिल सकता है और किस स्थिति में केवल आपको एम्प्लॉय शेयर का ही पैसा मिलेगा। देखिए क्या है कि देखिए 12% की लिमिट है, एम्प्लॉयर भी देगा और एम्प्लॉय भी उसका शेयर करता है। जो एम्प्लॉयर जो शेयर करता है उसका 8.67 जो है वो पेंशन फंड में जाता है, बाकी 3.3 जो है वो उसके पीएफ के खाते में जाता है और जो एम्प्लॉय का पैसा है उसमें सारा जाता है। तो जो पेंशन का पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको जो पीएफ का जो पैसा है वही उसी में से आपको जो भी है 75% आप निकाल सकते हैं। आप पेंशन के पैसे को पहले नहीं निकाल सकते। जी जी, पेंशन के पैसे को पहले नहीं निकाल सकते। और जहाँ तक सर ये भी देखा जाता है कि एम्प्लॉयर शेयर भी अमूमन जल्दी नहीं निकल पाता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एम्प्लॉय शेयर का पैसा ही आता है, एम्प्लॉयर शेयर का नहीं आता है। उसमें भी क्या कुछ क्लॉज होते हैं सर? नहीं, क्या होता है कि भाई एम्प्लॉयर का पैसा जो है तो वो एम्प्लॉय के ही, जी, एम्प्लॉयर ने शेयर किया है, वो उसका जो है हिस्सा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है कि भाई जी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है वो देता है। तो वो पैसा तो एम्प्लॉय का ही है, जब एक बार वो उसके अकाउंट में चला गया तो वो उसको वो जो है उसमें से निकाल सकता है, ऐसा कोई ज्यादा स्ट्रिक्टली वो फॉलो नहीं होता। जी, सर ये जो पीएफ फैसला करता है, जैसे ब्याज निर्धारण का ही है या ये जो आप बता रहे हो शेयर का, तो ये कैसे ईपीएफओ ट्रस्ट बोर्ड करता है या फिर इसमें सरकार के भी लोग होते हैं शामिल? नहीं, जो जो ट्रस्ट है काफी बड़ी टीम है, जी उसमें सभी जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उसके नुमाइंदे हैं, उसमें सरकार के चेयरमैन तो लेबर मिनिस्टर ही होता है जी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग भी होते हैं। तो जी वो बहुत बड़ी टीम है जिसके ऊपर जिसमें कि ये सहमति बनती है। हालांकि उसकी वर्किंग जो है सारी वो ईपीएफओ के लोग ही करके वहाँ बोर्ड में उसको प्रस्ताव को सामने लाते हैं, जी लेकिन प्रस्ताव के ऊपर सहमति जो है, मोहर जो है वो बोर्ड में ही लगती है। जी। सर ये जो वापस आते हैं थोड़ा हाईकोर्ट वाले मसले पर, जो हाईकोर्ट का आपने बताई सारी कहानी, अगर ऐसे किसी कर्मचारी के साथ हो, मान लीजिए वो तो अनरजिस्टर्ड था, लेकिन मान लीजिए मेरा पीएफ अकाउंट रजिस्टर्ड है और मैं ईपीएफओ में रजिस्टर्ड मेंबर हूं, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा है कि देखिए कि वो कंपनी जो थी वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट था, जी रजिस्टर्ड उसने था। अपना जो रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस था जी उसने खत्म कर लिया था ओके। और उसने पैसा दिया एम्प्लॉय को। जी अब उसमें रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी एम्प्लॉय का तो राइट है ना पीएफ पर, वो जी उसको मिला है, उसने नौकरी छोड़ी है जी तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो जो भी पैसा अगर ईपीएफओ ऐसा करता है, मान लो किसी को पैसा नहीं देता मेंबर को, तो वो उसके अंदर मिनिस्ट्री के पास भी जा सकता है जी और उसके बाद कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन ऐसा जनरली होता कम है कि भाई इस प्रकार का कोई केसेस आए हो। उसमें ये हो सकता है कि भाई उसने अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई है, नॉमिनेशन नहीं किया है, जी तो जो फैमिली है उसको पैसा मिलने में दिक्कत हो, तो अलग अलग केसेस अलग अलग तरह के सामने आते हैं। जी सर, लेकिन अब तो इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया है ईपीएफओ ने, मतलब वेबसाइट भी है, ऐप भी है, उमंग ऐप के जरिए, डिजी लॉकर के जरिए, सब कुछ के जरिए आप आसानी से ये भी देख सकते हैं कि मेरे पासबुक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, मैं कब निकाल सकता हूँ, मैंने कितना क्लेम किया, क्लेम रिजेक्ट हुआ तो क्यों हुआ। जैसे कोविड के टाइम पे ही, उस टाइम पे तो लोगों ने धड़ाधड़ पैसा निकाला और ईपीएफओ ने बिना कुछ देखे 2 दिन 3 दिन के अंदर में ही लोगों के खाते में पैसे जमा किए। तो सर ये तो हुई ईपीओ की ट्रांसपेरेंसी की बात। एक जहाँ तक बात आती है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की, तो सर अभी भी कई कंपनियां हैं जो ईपीएफओ में पैसा नहीं जमा कराती हैं, उन्होंने अपना अलग ट्रस्ट बना रखा है, उसमें पैसा जमा होता है। हालांकि सब कुछ होता वैसा ही है, ट्रांसपेरेंट ही होता है, लेकिन क्या उसमें कुछ नुकसान भी है क्या? नहीं नहीं, जो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है
उसकी जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो एम्प्लॉय को नहीं मिलते। जैसे मैंने बताया जी कि जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट में अगर एम्प्लॉय का पैसा जो जमा हो रहा है तो 1.5 लाख रुपए तक उसको इनकम टैक्स में छूट है। लेकिन जी अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट में अगर उसका पैसा जमा हो रहा है तो उसको टैक्स के अंदर कोई बेनिफिट नहीं है उसका। जी मतलब टैक्स का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये है। जी और सर दूसरा क्या होता है, अनरजिस्टर्ड में कई कंपनियां जैसे हैं, मान लीजिए छोटी कंपनियां हैं जो पीएफ का पैसा ही नहीं जमा कराती हैं, सैलरी से आपका पीएफ कटता है लेकिन पैसा आपका ईपीएफओ में जाता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में खासकर ऐसा जो देखा गया है छोटे दुकानों में या फिर छोटी कंपनियों में, जहाँ लोगों मतलब उस क्लास के मजदूर लोग काम करते हैं या फैक्ट्री आप कह लें, तो उस स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए सर? नहीं, वो देखिए उसको जो ईपीएफओ है उसी को अप्रोच करना चाहिए कि भाई हमारे ऑफिस में इतना स्टाफ है और ये पैसा हमारा कटता है और आपके पास नहीं आ रहा, तो रीजनल ईपीएफओ के जो ऑफिस है उसमें जी वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है। और वो इंडिविजुअली भी कंप्लेंट कर सकता है, उसकी यूनियन के थ्रू भी कर सकता है। तो दोनों तरह से अपना केस जो है वो वहां पर पुटअप कर सकता है। तो सर इसके लिए तो यूएएन नंबर और पीएफ नंबर तो हमें दिखाना होगा ना। मान लीजिए कि मैंने कंप्लेन किया कि देखिए जी मेरी सैलरी स्लिप है और इसमें से मुझे हर महीने इतने इतने पैसा कट रहा है लेकिन मेरे अकाउंट में एक भी रुपये जमा नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या लेके जाना पड़ेगा? पीएफ नंबर दिखाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंप्लेन लिखित में देना होगा? ये देखिए वो ऑनलाइन भी कंप्लेंट अभी सब कुछ, क्योंकि ऑनलाइन हो जी गया तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो आपको अपना जो भी यूपीआई नंबर है उसे रजिस्टर करके जी और उसके अंदर जो आपका रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपको सैलरी स्लिप मिली हुई है वो जी और जो अकाउंट है, उन दोनों को वहां पर उसको दिखाना पड़ेगा कि ये पैसा वहां पर जो है आपके मेरे खाते में ईपीएफओ के नहीं आया है। जी तो इसलिए जो ईपीएफओ है, रीजनल डायरेक्टर है जो है, वो उस कंपनी के ऊपर जो है कार्यवाही करे। जी मतलब कंप्लेन रजिस्टर्ड होने के बाद कंपनी के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है अगर गलती पाई गई तो। सर ये बताइए कि बिल्कुल। जैसे जी जैसे कि पीएफ होता है गाड़ी कमाई, आपने जैसा कि बताया भी अभी कि मतलब इमरजेंसी में ही निकालना चाहिए, तो लोगों को ये दरअसल समझ नहीं आता है। उनको ये लगता है कि ठीक है जी 8.5% का इंटरेस्ट तो मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपने अभी बताया, क्लियर किया कि कहाँ कहाँ पैसा लगाती है। तो ऐसा नहीं है कि ईपीएफओ पैसा आपके पैसे से नहीं कमा रहा है, नहीं तो आपको ब्याज कहाँ से देगा, सबसे पहली बात तो ये। लेकिन अब ईपीएफओ ने सर थोड़ी सी लिक्विडिटी भी दी है, मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप चाहें तो अपना क्लेम करवा के पैसा वापस भी ले सकते हैं और ना चाहे तो आपका मतलब मल्टीप्लायर में पैसा मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो सर क्या ये सारा सारा इक्विटी में जाता है या और भी फंड में जाते हैं? नहीं नहीं, मैंने बताया ना कि जो 85% है वो गवर्नमेंट बॉन्ड में, जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बैंक की एफडीज में, यानी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होती है 85% तक की। जी कि उसके अंदर जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर रिटर्न जो है वो अश्योर्ड और सिक्योर्ड होती है। जी 15% इक्विटी है। इक्विटी तो आप जान सकते हैं कि शेयर मार्केट में जी वो कमाई हो भी सकती है, नुकसान भी हो सकता है। जी तो 15% ही उसके अंदर उसका वो पैसा है जो कि शेयर मार्केट में लग रहा है और जिसके ऊपर कमाई ज्यादा भी हो सकती है और शेयर मार्केट नीचे आई तो वो कम भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली वो भी ईपीएफओ भी जो ब्लू चिप कंपनीज रहती हैं जनरली उन्हीं में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं वो। जी सर, अब आते हैं थोड़ा पीएफ के ब्याज पे। ये ब्याज जो मिलता है ये सालाना मिलता है, क्वार्टरली मिलता है, हाफ ईयरली मिलता है, कैसे मिलता है सर? नहीं, ब्याज तो ईयरली है लेकिन उसकी कैलकुलेशन मंथली होती है। कैलकुलेशन हर मंथली महीने होती के है। अंत में जो आपका पैसा बैलेंस अवेलेबल है जी उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है हम्म और फिर वो इकट्ठा होकर जो है आपको वहाँ इकट्ठा मिलता है वो। मतलब साल के अंत में या फाइनेंशियल ईयर के अंत में वो आपके अकाउंट में अपने आप क्रेडिट हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी। जी सर, थोड़ा आप एटीएम पे आते हैं क्योंकि इसको भी बहुत लेकर चर्चा है कि एटीएम से अपने आप पैसा निकल जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा, जनरल एटीएम से जाके निकाल लूँगा क्या? तो ये थोड़ा सा पब्लिक को जानकारी के लिए, क्योंकि हमारे सोशल पे भी कई सवाल आ चुके हैं कि क्या ईपीएफओ का नया एटीएम लगाएगा देश भर में, या कैसे पैसा निकलेगा, या कोई पीओएस मशीन होगा, या क्या होगा, ऐसा कुछ होगा क्या सर? नहीं नहीं, ऐसा कोई नया नहीं आएगा। आपके यूपीआई से वही पैसा जो है, जी आपका जो यूपीआई का लिंक है, आप अभी भी एटीएम से पैसा निकालते हैं तो जी यूपीआई लिंक से निकालते हैं। जो आपने अपना यूपीआई का एक अकाउंट बनाया हुआ है, जी आप एटीएम में जाते हैं और वहाँ ऑप्शन है कि भाई कैश कैसे निकालना है, जी एटीएम से निकालना है
या यूपीए से, तो यूपीए से निकालना है तो आपके पास एक जो है स्कैनर आ जाता है, स्कैन करते हैं, उसके अंदर अपना पासवर्ड डालते हैं और पैसा निकल आता है। तो जी वैसा ही कुछ प्रोविजन जो है ईपीएफओ भी करेगा जी कि जो एटीएम होगा जी उसके अंदर आप अपना जो भी सेलेक्ट यूपीआई के थ्रू, जी यानी वो लिंक से पैसा निकाल सकेंगे, वो जी उसके अंदर इनबिल्ट हो सकता है। जी लेकिन अभी वो जब तक आता नहीं है तब जी तक यही क्यास लगाया जा सकता है। अलग एटीएम बनाने का कोई मतलब नहीं है, ना कोई कार्ड देने का मतलब नहीं है। जी आज तो सारा कुछ डिजिटल है जी और लिंक के सारे ही आप पेमेंट करते भी हैं, निकालते हैं, जमा करते हैं। जी तो वो लिंक ही उसका होगा जिसको कि आपके उस बैंक के साथ, जी यानी जो ईपीएफओ का खाता है जी उसके साथ आपको हो जाएगा और आप वहां से जो आपका पैसा है वहां से निकाल सकेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है तो इसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं। अब जैसा कि आपने बताया स्कैनर है, ईपीएफओ का स्कैनर आपके होगा, उसमें आप जाके स्कैन करो और वहाँ से पैसा निकाल लो, या फिर डायरेक्ट आपके खाते में ही आ रहा है तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी हो रहा है। तो सर ये तो जानकारी हुई। अब चलिए खुशखबरी की बात तो ये है कि पीएफ ने ब्याज दरें बरकरार रखा है, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। तो उम्मीद है दर्शकों को कई सारी सवालों का जवाब मिला होगा। तो ऐसे ही ज़रूरी जानकारी आप हमेशा समय समय पर देते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। उम्मीद है आपके दर्शकों को आसान भाषा में जानकारी समझ आई होगी। जी, दर्शक बहुत प्यार भी देते हैं सर आपको, क्योंकि आपके शोज़ के नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं और पब्लिक का सपोर्ट भी मिलता है। आप भी देखते होंगे शायद। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि ब्याज दरें तो मिलती हैं, कैसे फिक्स होती हैं, कैसे क्या होता है, आपको कब पैसा निकालना चाहिए, कब कितना निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी पीएफ से जुड़ी इस शो में मिली होगी। तो ऐसे ही ज़रूरी जानकारी देखने के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।